कि हमारी इस सीरीज में हमारा पहला चैप्टर था पाषाण काल, जो कंप्लीट हो चुका है, और हमारा सेकंड चैप्टर है ताम्र पाषाण काल, जो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जिसको कैलकोलिथिक एज बोला जाता है। ठीक, अब सामान्यतः हमने हिस्ट्री में एक चीज़ देखी है कि आपने देखा होगा कि हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है प्राक ऐतिहासिक, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक, और थर्ड पार्ट है ऐतिहासिक या इतिहास। इन तीनों में अंतर ये है कि ये जो प्राग ऐतिहासिक है, यहाँ से कोई भी लिखित साक्ष्य हमें नहीं मिलता है। ठीक, और यहाँ आद्य ऐतिहासिक क्या है, यहाँ से हमें लिखित साक्ष्य मिले हैं। लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन पढ़े नहीं गए। ठीक, और इतिहास वो है जो लिखित साक्ष्य हमारे पास हैं प्लस पढ़े भी गए हैं। ठीक, अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, तो जो जहाँ से हमें लिखित साक्ष्य बिल्कुल मिले ही नहीं हैं, तो वो हमारा क्या है, पाषाण काल। और पाषाण काल को हम पढ़ चुके हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, 3 लेक्चर में, प्लस उसी का एक भाग है अब ये ताम्र पाषाण काल। तो यहाँ से भी लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। उसके बाद आदि ऐतिहासिक काल की विशेषता क्या है, यहाँ से लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन पढ़े नहीं गए। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता से जो है हमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन पढ़े नहीं गए हैं, और उनकी लिपि कैसी थी, भाव चित्रात्मक। ठीक, और बाकी जो आगे का जो सिंधु घाटी के बाद जो शुरू होता है वो होता है वैदिक काल, जिसमें ऋग्वैदिक काल है। ऋग्वैदिक काल से हमें ऋग्वेद मिला है, प्लस उत्तर वैदिक काल है, वहाँ से हमें बाकी के वेद प्लस उपनिषद और आरण्यक वगैरह मिले हैं जो भी, तो वो सारे पढ़े गए हैं। तो उससे बाद का समय, मतलब वैदिक काल के बाद का समय, सारा इतिहास कहलाता है। सिंधु घाटी सभ्यता आद्य इतिहास की कैटेगरी में आती है, और प्राग ऐतिहासिक तो वही होगा, लिखित साक्ष्य नहीं मिलेगा। केवल जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं उन्हीं के आधार पर हम उन चीज़ों की स्टडी करते हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने पूरा पाषाण काल, जो हमारा समय अवधि 6 लाख ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक थी, पूरे इस पीरियड को हमने केवल साक्ष्यों के आधार पर पढ़ा है, विद्वानों ने जो उसका वो लगाया अनुमान और जो भी। तो ये भी जो है हम क्या करेंगे, पुरातात्विक स्रोत के आधार पर ही पढ़ेंगे, भौतिक अवशेष पर ही पढ़ेंगे इस चैप्टर को भी। लिखित अवशेष यहाँ से भी हमें नहीं मिले हैं। ठीक, तो अब इसमें देख लेते हैं कि जैसे कि इसके नाम में ही है ताम्र पाषाण, मतलब पत्थर के साथ साथ तांबे का भी प्रयोग यहाँ के लोगों ने करना शुरू कर दिया था। ठीक, तो पत्थर के साथ साथ तांबे का उपयोग करने वाली संस्कृतियों के संबंध में ताम्र पाषाण काल की चर्चा होती है। कालक्रम के दृष्टिकोण से देखें तो यह नव पाषाण काल। अब नव पाषाण काल की सामान्यतः समय अवधि क्या थी, 6000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व। तो कालक्रम के दृष्टिकोण से देखेंगे तो हमारा ये नव पाषाण काल के बाद की अवस्था है। ठीक, क्योंकि भारत में अलग अलग हिस्सों में नव पाषाण काल का विकास अलग अलग कालखंडों में हुआ है, इसलिए या अतः ताम्र पाषाण काल के विकास की अवधि भी अलग अलग है। तो अब जैसे हमने देख लिया था नव पाषाण काल वाले लेक्चर में कि जो नव पाषाण काल की शुरुआत है, जैसे अपना मेहरगढ़ में हुई थी अब 7000 ईसा पूर्व में, 7000 BC में, कश्मीर में हुई थी 2500 ईसा पूर्व में, और ये अपना विंध्य क्षेत्र बेलन नदी घाटी वाला जो एरिया है, तो यहाँ पे जो नव पाषाण काल की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 5000 ईसा पूर्व में। और जो अपना ये मेघालय और असम ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे हुई थी 2000 BC में, और साउथ इंडिया में जो शुरुआत हुई थी वो 2500 BC में इसकी शुरुआत हुई है। ठीक, तो जिस तरह से जैसे नव पाषाण काल की भी अलग अलग शुरुआत हुई है, सेम वैसे ही ताम्र पाषाण काल का जो अवधि है या जो पीरियड है, जो भी समय है, वो भी अलग अलग है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे अब नव पाषाण काल हमने पढ़ा है। आगे देख लेते हैं, हड़प्पाई क्षेत्र में ताम्र पाषाण काल की अवधि अन्य क्षेत्रों की तुलना में पहले आई। तो जब हड़प्पा सभ्यता की समय अवधि भी हमारी सामान्यतः जो विद्वान मानते हैं वो 2500 से 1900 BC के आसपास मानते हैं, प्लस जो हमारी कारवंशी 14 पद्धति है उसके हिसाब से भी 2350 से 1750 के आसपास मानी जाती है। तो वैसे ही इसकी भी समय अवधि जो है हड़प्पा सभ्यता में तो पहले आई है, क्योंकि नव पाषाण काल के बाद की बात चल रही है यहाँ पे। तो इसे हड़प्पा पूर्व संस्कृति के रूप में भी जानते हैं, लेकिन शेष भारत में ताम्र पाषाण संस्कृति के अवशेष अंततः 2000 ईसा पूर्व के पश्चात ही मिलते हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जैसे हमारा हमने नव पाषाण काल में भी डिस्कस किया था कि ताम्र पाषाण काल की जो समय अवधि है वो सामान्यतः 2000
यानी नवपाषाण काल का अंत होगा तभी तो ये शुरुआत होगी। तो 2000 या 1900 बीसी के बाद ये शुरू होता है और इसकी समय अवधि 1200 बीसी तक मानी जाती है। ठीक, अब नेक्स्ट देख लेते हैं ताम्रपाषाण संस्कृतियों का विवरण। तो ताम्रपाषाण संस्कृति का विवरण में हम यही देखेंगे कि ताम्रपाषाण संस्कृति का विकास किस किस जगह पर हुआ और किस एरिया में हुआ और वहाँ के क्या क्या स्थल और उन स्थलों से क्या क्या चीज़ें हमें प्राप्त हुई हैं साक्ष्य के रूप में। तो सबसे पहले हम हड़प्पा क्षेत्र की बात कर लेते हैं। तो हड़प्पाई क्षेत्र में ताम्रपाषाणिक संस्कृति हड़प्पा सभ्यता से भिन्न है। हाँ, सही बात है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता जो है वो कांस्य युगीन सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता है प्लस, और ये शहरी सभ्यता है और विश्व की प्रथम शहरी सभ्यता के नाम से भी हड़प्पा सभ्यता को जाना जाता है। और जो हमारी ताम्रपाषाणिक संस्कृति है ये कैसी है, ये ग्रामीण संस्कृति है। ठीक, ये ग्रामीण संस्कृति है, यहाँ पे है ये ग्रामीण संस्कृति है, कृषि और पशुपालन, स्थायी आवास और कांसे का साक्ष्य नहीं है। ठीक है, इनका स्थायी आवास था, पशुपालन करते थे ये लोग, खेती भी करते थे और गाँव में रहते थे, ग्रामीण संस्कृति थी, लेकिन कांसे का साक्ष्य इनके यहाँ से नहीं मिला है। ठीक, और शहर का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। शहरी सभ्यता कौन सी थी, हमारी सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता थी प्लस कांस्य सभ्यता थी। कांस्य का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता में होता है। लिपि का कोई साक्ष्य नहीं मिला। हमने ऊपर ही पढ़ लिया था कि ये हम केवल पुरातात्विक स्रोत पर पढ़ेंगे, जैसे हमने यहाँ पर देखा भी था कि कोई लिखित हमारे पास प्रमाण नहीं है ताम्रपाषाण का और पाषाण का, और ये प्राग ऐतिहासिक की कैटेगरी में आता है। ठीक, सुदूर व्यापार का साक्ष्य नहीं है और पक्की ईंटों का साक्ष्य नहीं मिला यहाँ पर। अब हम यहाँ के स्थल की बात कर लेते हैं। स्थल में सबसे पहला हमारा है बलूचिस्तान। ठीक है, बलूचिस्तान में मेहरगढ़। तो हमने नवपाषाण काल के लेक्चर में भी देखा था, क्वेश्चन आया था कि कौन सा ऐसा स्थल है जहाँ पर पुरापाषाण काल से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता तक के अवशेष पाए जाते हैं। तो हमने ये नवपाषाण काल वाले लेक्चर में प्लस जो PYQ वाली सीरीज का सेकंड लेक्चर था उसमें भी ये चीज़ हमने डिस्कस की थी कि मेहरगढ़ ऐसा स्थान है जहाँ से पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण, ताम्रपाषाण और सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ से सभी जगह के अवशेष, सभी मतलब जो भी ये कालक्रम है, जो भी अवधियाँ, यहाँ के अवशेष यहाँ से मिलते हैं। तो मेहरगढ़ से जो हमें ताम्रपाषाणिक जो अवशेष मिले हैं तो वहाँ से मिला है हमें नाल, कुल्ली और क्वेटा। ठीक है, अब दूसरा स्थान है हमारा सिंधु क्षेत्र। सिंधु क्षेत्र में हमें देखने को मिलती हैं वहाँ पे 2 सभ्यताएं हैं। पहली है आमरी सभ्यता जो आमरी में है और दूसरी है कोटदीजियन सभ्यता। तो बस नाम याद रखना है कि जो ताम्रपाषाणिक संस्कृति है तो बलूचिस्तान में कहाँ से अवशेष मिलते हैं उसके, तो मेहरगढ़ से मिलते हैं। और सिंधु क्षेत्र में अगर अवशेषों की बात करें तो आमरी सभ्यता और कोटदीजियन सभ्यता। सामान्यतः क्वेश्चन यही आता है कि आमरी सभ्यता किस क्षेत्र से संबंधित है, तो सिंधु क्षेत्र से संबंधित है। इसके बाद देख लेते हैं राजस्थान। तो राजस्थान में, हाँ राजस्थान, तो राजस्थान में जो सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं तो राजस्थान में 3 जगह से मिले हैं। पहला है हमारा उत्तर पश्चिम राजस्थान, उत्तर पश्चिम, और दूसरा उत्तर पूर्वी, और थर्ड है दक्षिण दक्षिण पूर्वी। ठीक, तो ये यहाँ से हमें अवशेष मिले हैं और यहाँ से हमारी जो सभ्यताएं हैं वो कौन कौन सी हैं, तो उत्तर पश्चिम राजस्थान से है हमारी सोपी सभ्यता, सोपी सभ्यता, और ये किस जगह पे है, ये कालीबंगा में है, और कालीबंगा से हमें सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष भी मिलते हैं। ठीक, उत्तर पूर्वी राजस्थान में जो है वो गणेश्वर सभ्यता का फल, मतलब गणेश्वर सभ्यता यहाँ पे थी और ये बहुत प्रसिद्ध सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता, और ये गणेश्वर नामक जगह पर ही थी। और दक्षिण पूर्वी राजस्थान की जो सभ्यता थी तो उसको बनास सभ्यता कहा जाता है, बनास सभ्यता। ठीक, और इसी सभ्यता के अंतर्गत आहार और गिलोंद आते थे। ठीक, तो ताम्रपाषाण काल में जो मुख्यतः बात होगी वो इसी सभ्यता की सबसे ज़्यादा बात होगी क्योंकि सबसे फेमस यही सभ्यता है। तो आहार सभ्यता से ही मेन एक तो क्वेश्चन आता है, तो उसका मेन पॉइंट देख लेते हैं हम, आहार सभ्यता। ठीक, तो आहार सभ्यता जो है ये हमारा बनास नदी घाटी में है, बनास नदी घाटी में है, और स्थानीय भाषा में जो है इसे गिलोंद कहा जाता है, या इसका स्थानीय क्षेत्र जो है मेन वो गिलोंद ही है। ठीक, स्थानीय क्षेत्र है इसका गिलोंद, और इसका जो हमारा आहार है, आहार को ताम्बावती या ताम्रवती के नाम से भी जाना जाता है, के नाम से भी
जाना जाता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है कि किस ताम्र पाषाणिक सभ्यता को ताम्बावती या ताम्रवती के नाम से जाना जाता है, तो हमारा हो जाएगा आहार सभ्यता। आहार सभ्यता है कहाँ? बनास नदी घाटी के किनारे पर है। और अगर स्थानीय क्षेत्र पूछता है तो स्थानीय क्षेत्र हो जाएगा इसका गिलूंद। और इसी में एक क्वेश्चन है कि यहाँ से जो है, इसी में एक क्वेश्चन है यहाँ से, काले मृदभांड मिले हैं जो सफ़ेद चित्रों से सजे हैं, सफ़ेद चित्रों से सजे हैं। ठीक, और नोट में एक चीज़ हम लिख लेंगे कि जो गिलूंद है हमारा, गिलूंद से हमें पक्की ईंटें मिली हैं। गिलूंद से पक्की ईंटों तथा बालाथल, बालाथल करके एक जगह है, इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। बालाथल से टेरा कोटा के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जो ताम्र पाषाणिक जो सभ्यता है, तो ताम्र पाषाण काल की सभ्यता से ईंटों के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। ठीक है, ईंटों के साक्ष्य नहीं मिलने के, पक्की ईंटों के साक्ष्य, पक्की ईंटों के साक्ष्य नहीं मिलने के बावजूद भी जो हमारा राजस्थान की, दक्षिण पूर्वी राजस्थान की जो आहार सभ्यता या जिसको गिलून सभ्यता भी कहते हैं, या बनास सभ्यता, जो भी नाम आपको आए, बनास इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बनास नदी के किनारे है। स्थानीय क्षेत्र इसका गिलूंद है, इसलिए इसे गिलून सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और आहार इसलिए कहा जाता है कि जो आहार जो मुख्य केंद्र था इसका, तो वो तांबे की सप्लाई के लिए जाना जाता था। और जैसे कि हम इसको देखते हैं, ताम्र पाषाण सभ्यता है, तो यहाँ से ही तांबे का ये लोग व्यापार करते थे और यहीं से तांबा अलग अलग हिस्सों में जाता था। ठीक, तो इसका मेन एक याद करने का पॉइंट ये है कि गिलून से पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले हैं और बालाथल से टेराकोटा। टेराकोटा क्या होता है? पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहते हैं, ये आपने देख लिया होगा। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में भी इस तरह से दो सभ्यताएं हुई हैं। ठीक, वैसे तो सामान्यतः एक ही सभ्यता माना जाता है, लेकिन फिर भी इसको पढ़ लेते हैं। कैथा सभ्यता हुई है और दूसरी हुई है यहाँ पे मालवा सभ्यता, मालवा सभ्यता। ठीक है, तो इसको ही हम मालवा या दंगबाड़ा या कायथा सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो अगर मेन तो सामान्यतः क्वेश्चन यही आता है, अगर क्वेश्चन ये पूछेगा कि मालवा सभ्यता किस मतलब ताम्र पाषाणिक मालवा सभ्यता किस राज्य से संबंधित है, किस क्षेत्र से संबंधित है, तब तो आप लगा ही दोगे आसानी से कि मालवा है। लेकिन अगर कायथा सभ्यता की बात करता है तो वो थोड़ा दिक्कत हो सकती है, इसलिए कायथा सभ्यता को थोड़ा याद कर लेंगे। तो कायथा सभ्यता जो है, अब इसके बारे में एक पॉइंट देख लेते हैं कि ये जो है पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा एंड एरड़ का उत्खनन हुआ है। तो इसमें ना ताम्रपाषाण काल से इतने ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं, तो मेन जो भी पॉइंट है हम केवल मेन पॉइंट की बात करेंगे, इसलिए ज़्यादा वो करना नहीं है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि पश्चिमी मध्य प्रदेश में जो मालवा, कायथा और एरड़ का उत्खनन, तो इसका नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। जो नब्दा टोली है हमारा मध्य प्रदेश में, तो इसका जो उत्खनन है वो एच.डी. सांगलिया, एच.डी. संकालिया ने किया था। ठीक है, और ये नर्मदा नदी के तट पर है। अगर क्वेश्चन आता है कि नब्दा टोली जो ताम्र पाषाणिक स्थल है वह किस नदी के किनारे है, तो हमारा आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी के तट पर। यहाँ से मिला क्या है? काले मृदभांड मिले हैं चित्रित, और ये भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे विस्तृत ताम्र पाषाणिक स्थल है। तो पूरे भारत में या भारतीय उपमहाद्वीप में जो भी हमारी जहाँ से भी ताम्र पाषाण काल के अवशेष मिले हैं, तो नवदा टोली जो है सबसे बड़ा स्थल है उसका। ठीक, याद रखना कि अगर क्वेश्चन आता है कि ताम्र पाषाणिक सभ्यता या ताम्र पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा नवदा टोली, मध्य प्रदेश। एवं मालवा की ताम्र पाषाणिक संस्कृति का प्रतिनिधित्व वह सबसे बड़ा केंद्र है। तो जाहिर सी बात है, जब पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा केंद्र है तो मालवा का तो बड़ा केंद्र होगा ही। तो यहाँ से यही क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं कि चित्रित काले मृदभांड कहाँ से मिले हैं, तो नब्दा टोली, और दूसरा एच.डी. संकालिया ने इसकी खोज की थी। दूसरा देखते हैं हम महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में भी दो संस्कृति थी, जोरवे संस्कृति और सावाल्दा संस्कृति। तो मेन तो हमारी जोरवे ही संस्कृति है। यहाँ के जो मुख्य शहर हैं वो हम देख लेते हैं। तो हमारा दायमाबाद है जो महाराष्ट्र के मुख्य शहर हैं ताम्रपाषाणिक, इनाम गांव है, ठीक, और नेवासा है और सोंगा वोन है। तो
सोंगाबोन। क्वेश्चन सामान्यतः यही आएगा कि जोरवे संस्कृति कहाँ पर फली फूली थी, तो महाराज जोरवे संस्कृति किस काल की है, तो ताम्रपाषाण काल की है। तो अब इसमें जो इसके मुख्य शहर हैं हम इनकी बात कर लेते हैं। पहला हमारा इनाम गांव की बात करते हैं। तो यहाँ से बड़ी संख्या में अनाज के साक्ष्य मिले हैं, बड़ी संख्या में जानवरों की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, स्थायी आवास के साक्ष्य मिले हैं, और एक मकान में बक्से के भीतर एक व्यक्ति को दफनाया गया है। ठीक, और इसको दफनाया कैसे गया है, इसका जो सर है वो उत्तर की दिशा में है और पैर दक्षिण की दिशा में है। ठीक है, कच्ची मिट्टी वाले मकान मिले हैं, गोलाकार गड्ढे वाले मकानों के साक्ष्य मिलते हैं, मातृ देवी की प्रतिमा भी मिली है, और यहाँ 100 से अधिक घर और अनेक कब्रें पाई गई हैं। ये किलाबंद तथा खाई से घिरी हुई बस्ती थी। तो इनाम गांव कहाँ की बस्ती है, जोरवे संस्कृति की, महाराष्ट्र की बस्ती है। दूसरा हम देख लेते हैं दाइमाबाद। तो दाइमाबाद जो है प्रवरा नदी के किनारे है, जो गोदावरी नदी की सहायक नदी है, और ये जोरवे संस्कृति के 200 स्थलों में सबसे बड़ा स्थल है। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं कि महाराष्ट्र में जो भी खुदाई हुई है, जितनी 200 स्थलों के आसपास वहाँ पे खुदाई हुई है, उनमें सबसे बड़ा स्थल हमारा दाइमाबाद है। लेकिन अगर पूरी ताम्रपाषाण कालिक की बात करें तो सबसे बड़ा हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा नब्दा टोली, और यह लगभग कितने 20 हेक्टेयर में है, और इसमें 4000 लोग रह सकते थे। और यहाँ से मुख्यतः जो 4 चीज़ें मिली हैं वो उसका क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। जैसे रथ चलाते हुए मनुष्य की मूर्ति मिली है, हाथी मिला है, सांड मिला है, और गेंडे की आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। यहाँ से कलश शवाधान, तो जैसे हमने ऊपर बात की थी इस वाले में कि सर उत्तर की तरफ और पैर दक्षिण की तरफ, तो उत्तर से दक्षिण दफनाया गया है। ठीक है, कलश शवाधान हुआ है, उत्तर से दक्षिण की तरफ दफनाया गया है, सिर उत्तर की तरफ है और पैर दक्षिण की तरफ है, के प्रमाण मिलते हैं। इसकी विशेषता अधिक संख्या में कांसे की वस्तुओं की उपलब्धता के लिए है। तो सबसे अधिक जो कांसे की वस्तुएं मिली हैं वो कहाँ से मिली है, हमारे दाइमाबाद से। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम नेवासा। तो नेवासा से क्या मिला है, पटसन का प्रथम साक्ष्य यहाँ से मिला है। वैसे तो सामान्यतः जो कपड़ा बनाने की और कपास के प्रथम साक्ष्य मिलते थे तो वो कहाँ से मिले, नवपाषाण काल से हमने देखा है। और पटसन के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिल रहे हैं, नेवासा से, और नेवासा है कहाँ, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र, और ये ताम्रपाषाणिक स्थल है। ठीक, यहाँ पर लाल तल वाले मिट्टी के बर्तन हैं, लाल तल पर काली डिजाइन वाले चाक से निर्मित बर्तनों के प्रमाण मिलते हैं। तो जैसे कि हमने पढ़ लिया था कि जो बर्तन बनाने की कला है वो तो मध्य पाषाण काल से शुरू हुई थी, नव पाषाण काल में चाक से बने बर्तन बनने लग गए थे, और इस काल में भी चाक से निर्मित ही बर्तनों के साक्ष्य मिलते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं अपना उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश इसको आर्चर कला पोट्री सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, और इसका जो मुख्य स्थान है वो अंतरजी खेड़ा है, लाल किला सही है। ठीक, और यहाँ से क्या मिला, अनेक ताम्रपाषाणिक स्थल मिले हैं जो इलाहाबाद जिले के विंध्य क्षेत्र में पाए गए हैं। तो सामान्यतः हमने अभी तक पाषाण काल जितना भी पढ़ा है उसमें भी हमने देखा है कि मोस्ट ऑफ दी जो स्थल हैं यूपी में वो इलाहाबाद के आसपास, बेलन नदी की घाटी के आसपास ही पाए गए हैं। पूर्वी भारत में गंगा के तलहटी क्षेत्र में चिरांद कहाँ था, हमारा बिहार में। चिरांद के अतिरिक्त पांडु, राजार ढिबी जो बर्धमान जिला है वर्तमान में, महिषदल बीरभूम पश्चिम बंगाल का प्रमुख ताम्रपाषाणिक स्थल है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि पांडु, राजार ढिब्बी या महिषदल या बीरभूम तो किस काल के मुख्य स्थल हैं, तो ये हमारे हो जाएंगे ताम्रपाषाण काल के। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, ताम्रपाषाण काल के लोग खेती करते थे, कृषि करते थे, पशुपालन भी करते थे, गाय, भेड़, बकरी, सुअर, भैंस पालते थे, हिरण का शिकार करते थे। तो ये लोग शिकारी भी थे, साथ में हिरण का शिकार करते थे, गेहूँ चावल उगाते थे, बाजरा भी उगाते थे, वे मसूर, उड़द, मूंग के साथ दलहनी फसलें भी उगाते थे। सामान्यतः हम देख रहे हैं कि ये लगभग सारी फसल उगा रहे हैं जो जो ज़रूरी हैं। पक्की ईंटों से परिचित थे। ठीक, ये अपवाद है, सामान्यतः हमने देखा है कि अपवाद को नियम नहीं माना जाता, लेकिन हमने पहले ही उसमें देखा है कि ये यहाँ से पक्की ईंटों के साक्ष्य नहीं मिले हैं, यहाँ देखा है हमने, ये पक्की ईंटों के साक्ष्य यहाँ से नहीं मिले हैं। और पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले कहाँ से हैं, तो राजस्थान की आहार सभ्यता से हमें मिले हैं, जो गिलोंद के नाम से भी जिसे हम जानते हैं, स्थानीय क्षेत्र उसका गिलोंद है। ठीक, अब नोट में देख लेते हैं, महाराष्ट्र के लोग मृतक की अस्थियों को कलश में रखकर आंगन में फर्श के अंदर, घर के फर्श के अंदर उत्तर से दक्षिण, सिर उत्तर की तरफ और पैर दक्षिण की तरफ दिशा में दफनाते थे। तो सामान्यतः ये चीज़ तीसरी बार आ चुकी है कि जो लोगों को दफनाया जाता था महाराष्ट्र में ताम्रपाषाण संस्कृति में, तो उत्तर से दक्षिण की तरफ दफनाया जाता था। नेक्स्ट है, मिट्टी की स्त्री की मूर्तियों से प्रतीत होता है कि ताम्रपाषाण युग के लोग मातृ देवी को पूजा करते थे। इनाम गांव से मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। ठीक, नेक्स्ट है, वे लोग वस्त्र निर्माण की विधि से परिचित थे। तो वस्त्र निर्माण की शुरुआत तो जब नवपाषाण काल में हो गई, तो ये तो नवपाषाण काल के बाद की अवधि है, तो सामान्य सी बात है, यहाँ तो
ना वस्त्र बनाने की विधि इन लोगों को पता ही होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं मालवा, जो हमारा मध्य प्रदेश में है, और राजस्थान से मिली रूढ़ शैली में निर्मित मिट्टी के बिरशब, जो सांड होता है ना, बिरशब सांड की आकृतियाँ सूचित करती हैं कि बिरशब जो है धार्मिक पंथ का प्रतीक था। तो अगर क्वेश्चन आता है कि ताम्र पाषाण काल में कौन सा जानवर धार्मिक पंथ का प्रतीक था, तो हमारा आंसर हो जाएगा बिरशब। या बिरशब किस चीज़ का प्रतीक था ताम्र पाषाण कालिक सभ्यता में, तो ये धार्मिक पंथ का प्रतीक था। दूसरा हम देख लेते हैं कायथा, मध्य प्रदेश से एक घर से तांबे के 29 कंगन और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। और वैसे हमने पूरा पाषाण काल में पढ़ा है, पूरा पाषाण काल में कुल्हाड़ी से ध्यान आया तो सबसे पहली जो कुल्हाड़ी की खोज हुई थी, सबसे पहली कुल्हाड़ी की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने कब की थी? 1863 में की थी। और ये की कहाँ से थी? मद्रास के पल्लावरम से। मद्रास के पल्लावरम से। तो याद रखना, कुल्हाड़ी की बात आई है तो ध्यान आ गया। पूरा सबसे जो भारत की जो सबसे पहली कुल्हाड़ी की खोज हुई थी वो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने खोजी थी 1863 में मद्रास के पल्लावरम से। अब नेक्स्ट देते हैं गणेश्वर, जो पूर्वी राजस्थान की सभ्यता है, विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ये राजस्थान में खेतड़ी तांबे के सीकर झुंझुनू क्षेत्र के तांबे की समृद्ध खानों के निकट स्थित है। यहाँ की खुदाई से तांबे की वस्तुएं, तीर के नोक, बर्छे के फाल, सेल्ट, कंगन, छैनी इत्यादि मिली हैं। ठीक, तो अगर तांबे की बात आई तो राजस्थान की गणेश्वर सभ्यता। ठीक, गणेश्वर हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था। तो मतलब राजस्थान की जो गणेश्वर सभ्यता थी वो हड़प्पा सभ्यता को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करते थे। यहाँ के लोग कृषिजीवी थे, शिकारजीवी थे। गणेश्वर संस्कृति को प्राक हड़प्पा या ताम्र पाषाण संस्कृति कहा जा सकता है। प्राक हड़प्पा मतलब कि हड़प्पा मतलब हड़प्पा से पहले का, थोड़ा सा पहले का, और हड़प्पा जैसी सभ्यता कहा जा सकता है। पाषाण संस्कृति कहा जा सकता है जिस पर हड़प्पा संस्कृति खड़ी है। मतलब इसके तुरंत बाद ही हड़प्पा सभ्यता, या ये हड़प्पा सभ्यता के काफ़ी निकट था, इसलिए इसको प्राक हड़प्पाई ताम्र पाषाण संस्कृति भी कहा जा सकता है। इसको गणेश्वर सभ्यता को, सॉरी। अब दूसरा हम देख लेते हैं कायथा संस्कृति, जो मध्य प्रदेश में है। और इसकी समय अवधि कब थी? इसमें जो ये ताम्र पाषाण काल की जो समय अवधि है वो 2000 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व है। हड़प्पा के समकालीन है। ठीक, इसके मृदभांड है ये में प्राक हड़प्पाई लक्षण है। साथ ही इस पर हड़प्पाई अवसर नहीं है, ये असर है। हड़प्पाई असर भी दिखता है। ठीक, अनेक प्रकार की प्राक हड़प्पाई संस्कृतियां सिंध, बलूचिस्तान, राजस्थान आदि प्रदेशों में कृषक समुदाय के प्रसार में प्रेरक सिद्ध हुई तथा इससे हड़प्पा नगर की सभ्यता के उदय के लिए अनुकूल अवसर उत्पन्न हुए। सामान्यतः देखो, यहाँ जब ये लोग कृषिजीवी थे तो शहरों का विकास तभी होगा जब अनाज भरपूर हो। अगर लोगों को खाने के लिए अनाज ही नहीं मिलेगा तो शहर बना कैसे लोगे आप? नहीं बन सकते। तो कृषक समुदाय ने अधिक उपज की या अधिक अधिशेष हुआ, सामान्यतः जब अधिशेष हुआ तभी शहरों का विकास हुआ। और इसी अधिशेष की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का भी उदय हुआ। और इसी की वजह से जो हमारा ताम्र पाषाण काल है, इसी की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता फली फूली, क्योंकि ये लोग खेती करते थे और खेती में प्रॉपर अनाज उपजाते थे। ताम्र पाषाण के कुछ कृषक समुदाय सिंध के बाढ़ वाले मैदानों की ओर बढ़े तथा तांबे की तकनीक का ज्ञान प्राप्त किया और नगरों की स्थापना में सफल हुए। ठीक, नेक्स्ट है नोट में हम देख लेते हैं, भारत में ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां 1200 ईसा पूर्व में या 1000 ईसा पूर्व में आते आते लुप्त हो गई। जैसे हमने ऊपर भी बात की थी कि जो ताम्र पाषाण काल की जो समय अवधि है वो 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व सामान्यतः है। और एक जो है जोरवे संस्कृति, ये सबसे लास्ट तक जीवित रही, 700 BC तक जोरवे संस्कृति रही। जोरवे संस्कृति 700 ईसा पूर्व तक जीवित रही। सोने के आभूषण केवल जोरवे संस्कृति में पाए गए हैं। तो याद रखना कि अगर पूछा जाता है कि किस ताम्र पाषाण कालिक स्थल से या किस ताम्र पाषाण कालिक संस्कृति से सोने के आभूषण पाए गए हैं, तो अकेली जोरवे संस्कृति है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं, सबसे विस्तृत उत्खनन पश्चिमी महाराष्ट्र में हुए हैं, जिसके प्रमुख पुरास्थल जोरवे, नेवासा, दायमाबाद। ये तीनों शहर कहाँ हैं? अहमदनगर जिले में। ठीक है, अहमदनगर में है। चंदौली, सोनगांव, इनामगांव, प्रकाश, नासिक, ये सभी पुणे जिले में है। और गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा नदी के तट पर है। ये वाला पॉइंट हम ऊपर भी देख करके आ रहे हैं। ठीक, तो सबसे ज़्यादा अगर उत्खनन की बात करते हैं तो पश्चिमी महाराष्ट्र में। अब ताम्र पाषाण काल की जो कुछ संस्कृतियां हैं उनकी यहाँ पे बात हो रही है। तो सबसे पहले जैसे कायथा संस्कृति है वो हम पढ़ के आ चुके हैं। तो हम देख लेंगे जो कायथा संस्कृति है उसमें जो इस ताम्र पाषाण काल की शुरुआत हुई है तो ये 2000
ईसा पूर्व से लेकर 1800 ईसा पूर्व तक इसमें ताम्रपाषाण काल था। और ये कहाँ पे है? ये चंबल नदी के क्षेत्र, चंबल नदी क्षेत्र के आसपास ये सभ्यता फली फूली है। कौन सी? कायथा सभ्यता। दूसरा हम देखते हैं हमारी कौन सी है? मालवा सभ्यता। तो मालवा सभ्यता में जो ताम्रपाषाण काल है वो 1700 बीसी से 1200 बीसी तक माना जाता है। और ये मालवा संस्कृति हमारी कब किस नदी के किनारे है? तो हमने ऊपर पढ़ लिया है कि मालवा जो है संस्कृति नर्मदा नदी के तट पर अवस्थित है, नर्मदा नदी के क्षेत्र के आसपास, ठीक है, नर्मदा नदी के क्षेत्र के। ये होगा। तीसरा है हमारा प्रभास संस्कृति। तो प्रभास संस्कृति है कहाँ पे? ये गुजरात में है और इसकी समय अवधि है 2000 ईसा पूर्व से 1400 ईसा पूर्व, ठीक है। और ये गुजरात के तटीय क्षेत्र, ये गुजरात के तटीय क्षेत्र पर अवस्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी रंगपुर संस्कृति। तो रंगपुर संस्कृति भी गुजरात में ही है और इसकी जो समय अवधि है वो 1700 ईसा पूर्व से 1400 ईसा पूर्व है, ठीक। और ये संस्कृति भी जो फली फूली थी ये भी गुजरात के तटीय क्षेत्र, गुजरात के तटीय क्षेत्र के आसपास। तो ये संस्कृति भी गुजरात के तटीय क्षेत्र के आसपास फली फूली थी। नेक्स्ट देख लेते हैं आहार संस्कृति, जो राजस्थान में है। हम पढ़ के आए हैं आहार संस्कृति, जिसे हम गिलून संस्कृति भी बोल रहे थे, ठीक है। तो इसका जो सामान्यतः जो ये थी उदयपुर में थी और इसकी जो सामान्यतः अवधि है 2100 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व इसका समय अवधि है इसकी। और ये कहाँ फली फूली है? अपना राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र में, ठीक। उसके बाद है अपनी सवालदा संस्कृति। तो सवालदा संस्कृति हम अभी पढ़ के आ रहे हैं, ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। और इसकी समय अवधि क्या है? 2300 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, ठीक। और इसका जो मेन क्षेत्र था ये था धूलिया क्षेत्र, महाराष्ट्र। और नेक्स्ट है हमारी जोरवे संस्कृति। और जोरवे संस्कृति कब तक रही है? सबसे आखिर तक जोरवे ही संस्कृति रही है और इसकी समय अवधि है 1400 से 700 ईसा पूर्व, ठीक है। यहाँ भी डेट कर लेना, ईसा पूर्व, ठीक। और ये कहाँ पे थी? इसका हमने पढ़ाई है, कई सारे शहरों के नाम पढ़े हैं। दाइमाबाद है जिसमें एक इनाम गांव है, इनाम गांव कहाँ? महाराष्ट्र में, ठीक। तो ये मुख्यतः 7 संस्कृतियाँ थीं जो ताम्रपाषाण काल में फली हैं। और इन ताम्रपाषाण में भी जो सबसे मेन संस्कृतियाँ थीं तो उनमें अपना कायथा संस्कृति और मालवा संस्कृति दोनों मध्य प्रदेश की हैं। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा आने वाली है वो आहार संस्कृति राजस्थान, और तीसरा जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र। यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नोट में हम देख लेते हैं, लगभग 1200 बीसी के बाद पश्चिमी भारत व पश्चिमी मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाणकालीन बस्तियों के लुप्त होने का कारण वर्षा की कमी माना जाता है। तो जैसे कि हमने देखा है कि हमने सिंधु घाटी सभ्यता में सामान्यतः पढ़ा है सभी ने कि सिंधु घाटी सभ्यता के लुप्त होने का जो अनुमान लगाया जाता है तो वो बाढ़ आना माना जाता है। वैसी जो हमारी ताम्रपाषाणिक संस्कृति है इसकी जो लुप्त होने की जो वजह मानी जाती है वो वर्षा की कमी मानी जाती है। तो ये पॉइंट याद रख लेना कि किस तरह से समाप्त हुई है, तो वर्षा की कमी से समाप्त हुई। अब नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 6, मृद भांड आधारित संस्कृति। तो मिट्टी के बर्तनों के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा है। पहला है OCP घेरू वर्णी मृद भांड और दूसरा BRW काला एवं लाल, ब्लैक एंड रेड, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं ताम्रपाषाण अवस्था का महत्व। तो महत्व में हम यही देखेंगे कि ये लोग जो है ना सूक्ष्म पाषाण, माइक्रोलिथ और पत्थरों के अन्य औजारों के साथ साथ तांबे के भी हथियारों का प्रयोग करते थे। इनमें से अधिकांश लोग तांबे को पिघलाने की कला जानते थे, ठीक। ये चाक पर बने काले लाल मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे। चित्रित बर्तनों का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले इसी समुदाय के लोग थे। मतलब इससे ये स्पष्ट होता है कि नवपाषाण काल के जो लोग थे वो उन्होंने बर्तन बनाने सीखे थे, लेकिन वो काले लाल मृदभांड बनाते थे लेकिन चित्रित मृदभांड नहीं बनाते थे, ठीक है। जो चित्रित मृदभांड बनने की जो शुरुआत हुई है वो ताम्रपाषाण काल में हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस काल के लोगों ने सबसे पहले प्रायद्वीपीय भारत, जो दक्षिण भारत में बड़े बड़े गांव बसाए। ये पश्चिमी भारत में जौ, गेहूं, मूंग, दक्षिण एवं पूर्वी भारत में चावल पैदा करते थे। इसके साथ साथ मांस मछली भी खाते थे, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश में कायथा एवं एरण तथा महाराष्ट्र में, पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियां किलाबंद हैं। जो हम पढ़ के भी आए हैं कि इनाम गांव किलाबंद था, प्लस झील नाला या नदी से घिरा हुआ था चारों ओर से। नेक्स्ट पॉइंट है, सब संस्कार विधियां अलग अलग थीं। जैसे महाराष्ट्र में घर के फर्श के अंदर उत्तर से दक्षिण, सिर उत्तर की तरफ और पैर दक्षिण को दफनाए जाते थे।
नेक्स्ट है संपूर्ण व आंशिक समाधान प्रचलित था। पश्चिमी भारत में संपूर्ण व पूर्वी भारत में आंशिक समाधान प्रचलित था। ठीक है, इन लोगों को जो है कांस्य का ज्ञान नहीं था। इन लोगों को कांस्य का ज्ञान नहीं था। जो कांस्य युगीन सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता, वो हमारी क्या है, सिंधु सभ्यता है। सिंधु सभ्यता है। ये लिखने की कला नहीं जानते थे, सामान्य सी बात है। जब हमें यहाँ से कोई भी लिखित अवशेष नहीं मिले हैं, और ये पूरी तरह से ग्रामीण सभ्यता था। ठीक, अधिकांश ताम्रपाषाण संस्कृतियों का कालक्रम सिंधु सभ्यता के बाद का है। ठीक, इस संस्कृति की 40 से अधिक ताम्र निधियाँ प्राप्त हुई हैं, जिनमें अंगूठी, सेल्ट, कुठारी, खड़गे, हारपून, शूल और आदमी की मूर्तियाँ मिली हैं। ठीक, तो अगर पूछता है कि कितनी ताम्र निधियाँ, तो 40 से अधिक ताम्र निधियाँ पाई गई हैं। ये ताम्र निधियाँ कहाँ से? पूर्व में बंगाल से पाई गई हैं, बंगाल व उड़ीसा से। पश्चिम में भाई साहब ये गुजरात में पाई गई हैं, हरियाणा तक, गुजरात से लेकर हरियाणा तक। दक्षिण में आंध्र प्रदेश से लेकर उत्तर में यूपी तक, और ये बहुत बड़े भूभाग में पाई गई। लगभग सारा ही इंडिया हो गया इन ताम्र निधियों में, जैसे बंगाल से उड़ीसा, और बंगाल व उड़ीसा, तो पूरब में बंगाल व उड़ीसा, और पश्चिम में गुजरात तक। तो पूरा हमारा ईस्ट से वेस्ट पूरा कवर हो गया इसमें, और गुजरात से हरियाणा, दक्षिण में आंध्रा से लेकर यूपी, तो लगभग सारा ही पार्ट इंडिया का एक तरह से कवर हो गया। सबसे बड़ी निधि कहाँ पाई गई है? मध्य प्रदेश के गुंग एरिया में। इनमें 424 तांबे के औजार व हथियार, 102 चांदी के पतले पत्थर पाए गए हैं। ठीक, तो ताम्रपाषाण काल में सामान्यतः ये ताम्रपाषाण काल हमारा हो गया है कंप्लीट। अब इसके बाद हमारा एक दो पॉइंट है लोह युग से। तो लोह युग की शुरुआत कहाँ हुई है? दक्षिण भारत में। और सामान्यतः जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे, ये चीज़ याद रखना। तो लोहा कब आया? 1100 BC के आसपास, और सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया है। सामान्यतः तो 1900 BC के आसपास माना जाता है, लेकिन जो हमारी कार्बन डेटिंग वाली जो C14 वाली पद्धति से जो है वो माना जाता है 1750 के आसपास। तो इसमें देख लेते हैं लोहे का प्रयोग। तो लोहे का प्रयोग कब हुआ है? 1100 BC के आसपास हुआ है। तो ये याद रखने का पॉइंट है कि भारत में लोहे के प्रयोग की शुरुआत कब हुई है? तो 1100 ईसा पूर्व के आसपास। और ये अनुमान हल्लूर कहाँ पे में प्राप्त वस्तुओं के रेडियो कार्बन विश्लेषण के आधार पर लगाया गया है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं उत्तरी दक्कन महाराष्ट्र में अनेक महापाषाण बस्तियाँ। महापाषाण की हमने बात की थी, जैसे हल्लूर, पयमपल्ली, ऐसी ही स्थिति थी। ठीक है, पयमपल्ली का हमने नवपाषाण में पढ़ा था। नवपाषाण में हमने पयमपल्ली से पढ़ा था कि वस्त्र बनाने या वस्त्र का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला था? पयमपल्ली से। नेक्स्ट है दक्षिण भारत में लौह युग का प्राचीनतम चरण पीकली हल कर्नाटक में है, और हल्लूर ठीक की खुदाई से अंततः ब्रह्मगिरी के शब्द अपनाने व गड्ढों के आधार पर किया गया है। मतलब दक्षिण भारत में जो लौह युग की जो शुरुआत हुई है, तो जो पीकली हल से जो अवशेष मिले हैं और हल्लूर से जो अवशेष मिले हैं, वहाँ से जो अवशेष मिले हैं उनके आधार पर माना जाता है। और जो ब्रह्मगिरी के जो शब्द वाले गड्ढे थे या कब्रें थी, तो उन कब्रों से जो अवशेष मिले उनके आधार पर किया गया है। इन शवदानों के गड्ढों में पहली बार लोहे की वस्तुएं, जिसमें काले एवं लाल मृदभांड थे, फीके एवं भूरे रंग के, लाल रंग के मृदभांड के अवशेष प्राप्त हुए। मतलब इन कब्रों से क्या क्या मिला है? जो कब्रें हमें पीकलीहल, हल्लूर, ब्रह्मगिरी से जो खुदाई हुई है, वहाँ से जो कब्रें पाई गई हैं, उन कब्रों में से लोहे की वस्तुएं मिली हैं, काले और लाल मृदभांड मिले हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं महापाषाणिक संस्कृति की। तो दक्षिण भारत में लोह युग की अगर क्वेश्चन आता है कि दक्षिण भारत में लोह युग की शुरुआत कब हुई, या भारत में लोह युग की शुरुआत कब हुई, तो 1100 ईसा पूर्व हो जाएगा इसका आंसर। इसका आरंभ 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है। इस संस्कृति के स्थल दक्षिण भारत, ये केवल दक्षिण भारत के साथ साथ उत्तर भारत में विदर्भ के क्षेत्र में भी मिलते हैं। सामान्यतः जो ये महापाषाणिक संस्कृति है, वो केवल इसके जो अब लक्षण हैं या जिसके जो साक्ष्य हैं वो दक्षिण भारत में मिलते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उत्तर भारत के विदर्भ क्षेत्र में भी मिलते हैं। लेकिन जब इतिहास में दक्षिण भारत की महापाषाणिक संस्कृति की बात होती है, तो सामान्यतः उसका अर्थ दक्षिण भारत की महापाषाणिक संस्कृति से ही होता है। मतलब सामान्यतः अगर हम महापाषाणिक संस्कृति की बात करेंगे, तो ये माना जाता है कि हम दक्षिण भारत की संस्कृति से या दक्षिण भारत की महापाषाणिक संस्कृति की बात कर रहे हैं। ठीक, अब नोट में देख लेते हैं। महापाषाण को अंग्रेजी में मेगालिथ से या मेगालिथ शब्द कहलाता है। मेगालिथ शब्द मतलब महापाषाण का अंग्रेजी मीनिंग जो है वो मेगालिथ होता है, और मेगालिथ दो शब्दों से मिलकर बना है। मेगा जो है यूनानी भाषा के मेगास, और लिथ यूनानी भाषा के लिथोस से निकला है। ठीक,
मेगालिथ का मतलब होता है बड़े बड़े पत्थरों से बनी कब्रें या स्मारक। ठीक, तो मेगालिथ का मतलब हमने देख लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, कर्नल मीडोज टेलर ने 1851 व 1862 में कर्नाटक के गुलबर्गा में स्थित शोरापुर दोआब क्षेत्र की महापाषाण कब्रों के उत्खनन का विवरण प्रकाशित किया। तो कर्नाटक के गुलबर्गा की महापाषाण कब्रों की खोज या उनके उत्खनन का विवरण कब प्रकाशित हुआ? तो 1851 में एंड 1862 में। और किसने किया? मीडोज टेलर ने। नेक्स्ट देख लेते हैं, अलेक्जेंडर री, ये 1899 से 1905 तक। ठीक है, इन्होंने जो है तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में ताम्रपर्णी नदी के तट पर स्थित आदिचनल्लूर तथा 1904 से 1908 के बीच में पेरम्बूर में महापाषाण का उत्खनन कराया। तो मतलब अलेक्जेंडर री ने भी साउथ इंडिया में जो उत्खनन कराया है, तो तिरुनेलवेली जिला है तमिलनाडु का, वहाँ पे किया है, जो कि ताम्रपर्णी नदी के किनारे पे है। और आदिचनल्लूर जिला है तो पेरम्बूर में, वहाँ पे कराया है। और नेक्स्ट है मार्टिमम व्हीलर। मार्टिमर व्हीलर ने 1947 में कर्नाटक के चित्रदुर्ग में जो स्थित है ब्रह्मगिरी, तो ब्रह्मगिरी का उत्खनन करवाया है। तो यहाँ पर नेक्स्ट महापाषाण के बारे में देख लेते हैं। महापाषाण से तात्पर्य उस काल से है जब मृतकों को आबादी क्षेत्र से दूर कब्रिस्तानों में पत्थरों के बीच दफनाया जाता था। मतलब जब आदमी को दफनाया जाता था तो बड़े बड़े पत्थर से कब्रों को घेर दिया जाता था या बड़े पत्थर की कब्र बनाई जाती थी, उसी को महापाषाण कहा जाता था। दक्षिण भारत में दफन करने की इस तरह की जानकारी बड़ी संख्या में अनेक स्थानों जैसे महाराष्ट्र में नागपुर के पास, मास्की में कर्नाटक के मास्की से, और आंध्र प्रदेश के नागार्जुनकोंडा से, और आदिचनल्लूर तमिलनाडु एवं केरल में पाई गई हैं। तो ये याद रखने का पॉइंट है कि जो महापाषाण जो हमें मिले हैं वो सामान्यतः दक्षिण भारत है, लेकिन दक्षिण भारत के बाद हमारा महाराष्ट्र भी है उसमें। अब महापाषाणिक संस्कृति के जो साक्ष्य हैं, तो क्या क्या साक्ष्य हमें मिले हैं? तो कब्रों की खुदाई से काले एवं लाल मिट्टी के बर्तन मिले हैं, विशिष्ट बर्तन जिसमें छिछली तश्तरी मिली है, प्याले मिले हैं, गहरे प्याले मिले हैं जो गोल आधार वाले और कोन आकार के हैं। इनके ऊपर तख्ता एवं घुंडी है ये, घुंडी वाले ढक्कन थे। बर्तन रखने के लिए गोलाकार स्टैंड और गोलाकार आधार वाले मटके भी हैं। ठीक है, यहाँ के सभी स्थलों जैसे विदर्भ जो मध्य भारत में है, और नागपुर के समीप जूना पानी से लेकर दक्षिण में आदिचनल्लूर जो कि तमिलनाडु में है तक 1500 किलोमीटर के क्षेत्र में लोहे की वस्तुएं समान रूप से पाई गई हैं। और सामान्यतः अगर क्वेश्चन आता है कि लोहे की शुरुआत या लोहे के अवशेष कब से मिलने शुरू हुए, तो 1100 ईसा पूर्व के आसपास से भारत में मिलने शुरू हुए हैं। जैसे हमने यहाँ लोह युग में पढ़ा भी है कि 1100 ईसा पूर्व में लोहे के अवशेष हमें मिलने शुरू हुए हैं। ठीक, नेक्स्ट लोहे की वस्तुएं हम देख लेते हैं, हमें क्या क्या मिली थी। तो कुल्हाड़ियाँ मिली हैं जिनमें पकड़ने के लिए लोहे का दस्ता होता था, उभरे चपटे किनारे वाले फावड़े हैं, बेलचे हैं, खुरपी कुदाल है, हाशिए हैं, फिरसे हैं, फाल सब्बल बर्छा, छुरी छेनी, बसूले, तिपाइयाँ, बर्तन के स्टैंड, तश्तरियाँ लटकाने वाले लैंप, कटोरे, तलवारें। और तलवारें में से जो है ना, जिनमें से कुछ तलवारों के जो दस्ते थे उनमें कांस्य के आभूषण जड़े हैं। तीर के फलक मिले हैं, मतलब तीर के आगे वाला हिस्सा। बर्दे के फलक मिले हैं जिनके पात्र खोखले हैं। विशेष अवसरों के लिए सीप से जड़ी हुई कुल्हाड़ियाँ मिली हैं, और लोहे के त्रिशूल मिले हैं। धातु की अन्य वस्तुओं में सबसे अधिक संख्या में ताम्र एवं कांस्य की घंटियाँ पाई गई हैं, जो घोड़े अथवा गाय बैल की घंटियों के रूप में प्रयोग की जाती रही होंगी। तो अगर क्वेश्चन आता है कि धातु की जो वस्तुएं हैं उनमें जो तांबे या कांस्य की जो घंटियाँ पाई गई हैं ताम्रपाषाण काल से, उनका प्रयोग किस लिए होता था? तो उनका गाय बैल या घोड़े के लिए होता था, घोड़े की घंटियों के रूप में उनका प्रयोग होता था। सोने की चूड़ियाँ जो बहुमूल्य पत्थरों के मनके भी महापाषाणिक संस्कृति से प्राप्त हुए। ठीक है, सोने की चूड़ियाँ भी यहाँ से मिली हैं। अब हम देख लेते हैं शवधान विधियाँ। तो शवधान विधियाँ जो थी वो दो तरीके की थी। एक तो शवधान में आंशिक शवधान का प्रयोग होता था या पूर्ण शवधान का प्रयोग होता था। तो आंशिक शवधान में हम देख लेंगे जो जो हमारा ये है ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल में अधिकांश इनका जो है ना ज़्यादा मृतकों का आंशिक शवधान किया जाता था। ठीक, ये लोगों को दफनाते थे। आंशिक शवधान किया जाता था। दक्षिण भारत से मिली अधिकांश कब्रों में वयस्कों की केवल चुनी हुई हड्डियों को दफनाने के
प्रमाण मिले हैं। ठीक है, आंशिक समाधान सामान्यतः क्या है कि जैसे ये लोग क्या करते थे कि जो शव था उसको खुले में छोड़ देते थे, जिससे जो शरीर का मांस है वो जानवर वगैरह खा जाएं, और बाकी जो हड्डियाँ थी उनको ये लोग दफनाते थे। तो आंशिक समाधान तो यही है। और सामान्यतः जो हमने देखा है अभी तक, तो महाराष्ट्र में हमने एक चीज़ देखी है, जो शवदान होता था, तो शवदान की जो ये अपने जो शव को रखते थे, तो ये उत्तर से दक्षिण रखते थे। ठीक है, सिर उत्तर की तरफ, तो उत्तर को क्या होता था, सिर, और दक्षिण की तरफ क्या होते थे, पैर। ठीक है, ये चीज़ याद रख लेना। नेक्स्ट है पूर्ण शवधान। तो पूर्ण शवधान में नागार्जुनी कुंड आंध्र प्रदेश, मास्की कर्नाटक, आदिचनल्लूर तमिलनाडु से पूर्ण शवधान के उदाहरण मिले हैं। इस शवधान में मृतकों को पूरब से पश्चिम, सिर पूरब की ओर, पैर पश्चिम की ओर करके दफनाया जाता था। तो याद रख लेना, अगर क्वेश्चन आता है महाराष्ट्र से रिलेटेड, ठीक है, तो यह पूछा जाता है तो महाराष्ट्र में कैसे दफनाया जाता था, उत्तर से दक्षिण, सिर उत्तर की तरफ और पैर दक्षिण की तरफ। और तमिलनाडु की बात आए, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, मतलब प्रॉपर साउथ इंडिया की, तो सिर पूरब की ओर और पैर पश्चिम की ओर। और जो बच्चे थे, बच्चों को भी पूरब से पश्चिम बड़े बड़े कलशों में भरकर दफनाया जाता था, जिसे कलश शवदान कहा जाता था। ठीक है, तो साउथ इंडिया की अगर बात करें तो पूरब से पश्चिम, और महाराष्ट्र की बात करें तो उत्तर से दक्षिण। जो शवदान ये करते थे तो उसके साथ जो अंत्येष्टि सामग्री रखते थे, तो उसके साथ मिट्टी के बर्तन रखते थे, लोहे के उपकरण आदि, ये अवशेषों से मिले हैं। अंत्येष्टि सामग्री या तो कब्र में शव के साथ रखी जाती थी, या कब्र के बाहर स्मारक के रूप में रखते थे ये लोग। ठीक, तो ये हमारा चैप्टर नंबर 2 ताम्र पाषाण काल, और इसके अंदर ही लोह युग, और लोह युग के साथ साथ महापाषाणिक संस्कृति, महापाषाणिक, ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो है हम इसके PYQ नेक्स्ट लेक्चर में इसके PYQ डिस्कस कर लेंगे। ठीक, और उसके बाद अपना जो थर्ड चैप्टर है वो रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। तो इस चैप्टर से सामान्यतः जो मेन क्वेश्चन है वो तो हो ही गए हैं, इतना ज़्यादा इससे फोकस रखते नहीं एग्जामिनर पूछने में। तो बाकी अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप DM कर सकते हैं, और